हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सिविल एट होम। तो दोस्तों, इस डेली 10 क्वेश्चंस की सीरीज में आज हमारा डे 3 है, जहां पर हम देखेंगे जनरल नॉलेज के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन फुल एक्सप्लेनेशन के साथ। दोस्तों, आपको बहुत ज़्यादा मज़ा आने वाला है, बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग वीडियो आपको ये लगने वाला है। तो देखते हैं आज का हमारा पहला क्वेश्चन कौन सा है। तो पहला क्वेश्चन में दोस्तों आपसे पूछा गया है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स हैज़ द मैक्सिमम एरिया ऑफ मैनग्रोव फॉरेस्ट। दोस्तों, मैं सबसे पहले आपको मैनग्रोव फॉरेस्ट के बारे में बता देता हूं कि मैनग्रोव फॉरेस्ट क्या होते हैं। तो दोस्तों, मैनग्रोव फॉरेस्ट में कुछ ऐसे छोटे छोटे पेड़ होते हैं या कुछ झाड़ियां होती हैं जो ऐसे एरिया में मिलते हैं जहां पर हमारा जो पानी होता है वो खारा होता है, जिसे हम सोल्टी वाटर कहते हैं। और दोस्तों, ये कहाँ पर मिलते हैं? जो भी हमारे जो रिवर्स होती हैं, जो हमारे सी होते हैं, जिनका वाटर कैसा होता है, सैलाइन वाटर जिसे हम कहते हैं, ठीक है, वैसा वाटर होता है। उनके जो हमारे किनारे होते हैं वहाँ पर दोस्तों आपने अक्सर देखा होगा कि छोटे छोटे पेड़ या झाड़ियाँ उग जाते हैं। दोस्तों, उन्हें ही हम क्या कहते हैं? उन्हें ही हम मैनग्रोव फॉरेस्ट कहते हैं। और दोस्तों, ये इम्पोर्टेंट क्यों है? क्योंकि दोस्तों ये बहुत ही इम्पोर्टेंट होते हैं। जो हमारी मछलियाँ होती हैं, जो पशु पक्षी होते हैं उस एरिया में रहने वाले, उनको दोस्तों ये क्या करते हैं? प्रोटेक्शन देते हैं। ठीक है दोस्तों, ये मैनग्रोव फॉरेस्ट हो गया। मैं आपको भी एक इसकी पिक्चर भी शो कर दूंगा। तो सबसे पहले हम इसके ऑप्शंस देख लेते हैं, इसके ऑप्शंस क्या क्या दिए गए हैं। तो दोस्तों, इसका पहला ऑप्शन है वेस्ट बंगाल, दूसरा ऑप्शन है इसका गुजरात, थर्ड ऑप्शन है तमिलनाडु और फोर्थ ऑप्शन है मध्य प्रदेश। तो दोस्तों, इसका राइट आंसर है वेस्ट बंगाल। वेस्ट बंगाल में दोस्तों 42.45% दोस्तों हमारे कितने मिलते हैं? जितने टोटल मैनग्रोव फॉरेस्ट इंडिया में मिलते हैं उसका 42.45% वेस्ट बंगाल में मिलता है। और सेकंड पे आता है दोस्तों गुजरात, जहां पर 23.66% क्या मिलते हैं? मैनग्रोव फॉरेस्ट मिलते हैं। और थर्ड नंबर पे आता है दोस्तों अंडमान एंड निकोबार, हमारे जो आइलैंड हैं वहाँ पर कितना मिलता है? 12.39% वहाँ पर ये मिलते हैं। और दोस्तों, एक बहुत इंपॉर्टेंट बात, सबसे ज़्यादा जो इंक्रीज इस बार मिला है, सबसे ज़्यादा इंक्रीज मिला है दोस्तों गुजरात में। तो दोस्तों, इसका जो एरिया टोटल हो गया है बढ़कर, वो हो गया है 37 स्क्वायर किलोमीटर। ठीक है दोस्तों, ये हो गया आपका पहला क्वेश्चन का एक्सप्लेनेशन। हम आपको एक पिक्चर शो कर देता हूं जहां पर आपको समझ में आ जाएगा कि मैनग्रोव फॉरेस्ट क्या होते हैं। दोस्तों, यहां पर आपको दिख रहा है कि ये एक हमारा क्या है? एक समुद्र का किनारा है। ठीक है दोस्तों, ये समुद्र का किनारा है। यहाँ पर दोस्तों आपके छोटे छोटे पेड़ या झाड़ियाँ जो भी मिलती हैं, इन्हें ही दोस्तों हम क्या कहते हैं? इन्हें ही हम मैनग्रोव फॉरेस्ट कहते हैं। और ये प्रोटेक्शन किसे देते हैं? जो हमारी मछली होती हैं, यहाँ पर रहने वाले जंतु, जीव जंतु जो भी होते हैं, उन सबको ये प्रोटेक्शन देते हैं। ये हो गया दोस्तों हमारा पहला क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन दोस्तों हमारा देख लेते हैं, क्या पूछा गया है? विच 5 ईयर प्लान इज ऑल्सो नोन एज लिबरलाइजेशन ऑफ इकोनॉमी। देखिए, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है लिबरलाइजेशन ऑफ इकोनॉमी, मतलब इकोनॉमी का, अर्थव्यवस्था का उदारीकरण कौन से 5 ईयर प्लान को कहा जाता है? ये आपसे क्वेश्चन पूछा गया है। इसका राइट आंसर है दोस्तों, ये ऑप्शन दिए गए हैं 6th 5 ईयर प्लान, 8th 5 ईयर प्लान, 9th 5 ईयर प्लान और 10th 5 ईयर प्लान। दोस्तों, इसका राइट आंसर है 6th 5 ईयर प्लान। और ये कब दोस्तों लागू किया गया था या फिर ये कब आया था? ये आया था दोस्तों 1985, 1982, 1985 में। ठीक है दोस्तों, किसकी लीडरशिप में आया था? ये इंदिरा गांधी जी के लीडरशिप में आया था। ठीक है दोस्तों, इसका बेसिक ऑब्जेक्ट क्या था? इसका बेसिक ऑब्जेक्ट दोस्तों ये था कि हमारी जो पॉवर्टी है उसको कम करना है, और जो हमारी टेक्नोलॉजी है, टेक्नोलॉजी पर आत्मनिर्भर होकर हमें अपनी इकोनॉमी को बढ़ाना है। ये दोस्तों इसका मेन मोटिव था 6th 5 ईयर प्लान का। इसे ही हम लिबरलाइजेशन ऑफ इकोनॉमी कहते हैं। ठीक है दोस्तों, ये क्वेश्चन नंबर 2 हो गया हमारा। क्वेश्चन नंबर 3 हमारा देख लेते हैं, कब आया था? ये सारे दोस्तों कुछ जितने भी क्वेश्चन आए हैं 2017 वाला जो हमारा SSC JEE था, उसके जो पेपर हुए थे वो दोस्तों को 29 जनवरी 2018 की इवनिंग शिफ्ट के सारे क्वेश्चन हैं। तो थर्ड क्वेश्चन दोस्तों हमारे क्या पूछा गया है? इन विच अमंग द फॉलोइंग हड़प्पन साइट टेराकोटा ऑफ द प्लग वाज फाउंड। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर टेराकोटा मतलब दोस्तों क्या होता है? आप सभी को पता होगा, जो हमारी दोस्तों मिट्टी होती है, या तो चिकनी मिट्टी होती है या फिर दो हमारी मिट्टी घड़े, या फिर जो हमारे कुछ सजावटी चीज़ों को बनाने के लिए मिट्टी यूज़ होती है, उसे ही दोस्तों हम टेराकोटा कहते हैं। और दोस्तों, ये कहाँ पर पाया गया था? हड़प्पा जो हमारी कौन सी है? इंडियन इंडस वैली सिविलाइजेशन है, उसके दोस्तों कौन सी साइट पर ये हमें मिला था, उसके भी पिक्चर मैं आपको शो कर दूंगा वो कैसा मिला था देखने के लिए। ये मिला था दोस्तों यहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी दोस्तों क्या है? बनावली। ये दोस्तों बनावली हमारी एक साइट है, यहाँ पर दोस्तों साइट है, यहाँ पर ये हमें मिला था। ये कैसी साइट है दोस्तों? एक आर्कियोलॉजिकल साइट है जो कहाँ पर, जो किसको बिलोंग करती है? इंडस वैली
सिविलाइजेशन पीरियड को बिलोंग करती है। कहाँ पर ये प्रेजेंटली अब दोस्तों फतेहाबाद डिस्ट्रिक्ट है। फतेहाबाद डिस्ट्रिक्ट है कहाँ पर? हरियाणा में। ठीक है दोस्तों, ये क्वेश्चन हमारा थर्ड हो गया। क्वेश्चन नंबर फोर्थ हमारे यहाँ पर देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर फोर्थ क्या है? ये दोस्तों मैंने आपको जैसे बताया था कि यही वो मिला था, ये एक चिकनी मिट्टी या फिर जो मिट्टी हमारी सजावट के लिए यूज़ होती थी उस टाइम पर दोस्तों, ये इस टाइप का देखने के लिए एक छोटा सा हल मिला था जिसे हम हल कहते हैं। ठीक है दोस्तों, ये एक हल मिला था। क्वेश्चन नंबर हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन नंबर 4 है, कलिंगास किंग खारावेला वाज एसोसिएट विच ऑफ द फॉलोइंग डायनेस्टी। ये दोस्तों हमारे कलिंग जो हमारा एक डायनेस्टी थी, मतलब जो हमारा कलिंग था एक छोटा सा, मतलब उस टाइम पर एक क्या होता थी, एक किंगडम होता था उस टाइम पर। तो दोस्तों उसके राजा थे खरावेला थे, वो किस डायनेस्टी से बिलोंग करते थे, इस क्वेश्चन में ये आपसे पूछा गया है। तो दोस्तों इसमें देख लेते हैं इसके ऑप्शंस क्या क्या दिए गए हैं। दोस्तों इसके ऑप्शन हैं महामेघवदना डायनेस्टी, हरंका डायनेस्टी, रथ भोजक डायनेस्टी और सतवना डायनेस्टी। इसका राइट आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, महामेघवना डायनेस्टी। महामेघवना डायनेस्टी है दोस्तों, ये क्या है, एक बहुत ही किंग थे यहाँ के महागवना डायनेस्टी के, जो हमारे खारावेला थे। ये किस डायनेस्टी के नाम से भी जानी जाती है दोस्तों? छेदी डायनेस्टी के नाम से भी जानी जाती है, क्योंकि बहुत से लोग मानते हैं जो किंग खैरावेला थे उनके पिताजी का जो नाम था, उनके फादर का नाम था क्षेत्रराजा, उनका पिताजी का नाम था क्षेत्रराजा। तो दोस्तों इस वजह से इसे लोग छेदी डायनेस्टी भी कहते हैं कुछ स्कॉलर्स। ठीक है दोस्तों, ये कब आया था छेदी डायनेस्टी या फिर महावेदना डायनेस्टी कब आई थी? महामगवेना डायनेस्टी दोस्तों आई थी कौन सी डायनेस्टी के बाद? ये आई थी मौर्यन एम्पायर के ख़त्म होने के बाद दोस्तों ये आई थी। इसका कंट्रोल किसने ले लिया था? महामेघवना फैमिली ने इसका कंट्रोल ले लिया था। और दोस्तों इसके बाद जो किंग खैरावेला थे, किंग खैरावेला ने खुद को सुप्रीम लॉर्ड ऑफ कलिंग भी बोला था। ठीक है दोस्तों, ये हमारा क्वेश्चन नंबर 4 का यहाँ पर एक्सप्लेनेशन था। अब देख लेते तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 5 में हमसे क्या पूछा गया है? इन विच अमंग द फॉलोइंग किंग्स रिजाइन पर्शियन ट्रेवलर अब्दुल रज्जाक कम इन इंडिया। दोस्तों एक पर्शियन ट्रेवलर थे अब्दुल रज्जाक, वो इंडिया में कौन से राजा के शासन में आए थे, कौन से राजा के शासनकाल में आए थे, ये हमसे क्वेश्चन में पूछा गया है। तो क्वेश्चन के ऑप्शन देख लेते हैं दोस्तों। यहाँ पर देवराय 1, कृष्ण देवराय 1, देवराय 2 और कृष्ण देवराय 2। तो दोस्तों इसका मतलब क्या है? यहाँ पर जो ऑप्शन नंबर 2 है, ऑप्शन नंबर 2 दोस्तों दिया गया है, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी। दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, देवराय 2 कौन थे? ये एक विजयनगर एम्पायर था। विजयनगर एम्पायर के दोस्तों ये क्या थे? सम्राट थे। ठीक है दोस्तों, और ये किस डायनेस्टी को बिलोंग करते थे? ये करते थे संगमा डायनेस्टी। संगमा डायनेस्टी थी दोस्तों, ये उसके रूलर थे। ठीक है दोस्तों, ये कब थे? ये 1422 से हमारे 1446 तक ये क्या थे? संगमा डायनेस्टी के रूलर रहे थे। ठीक है दोस्तों, ये क्वेश्चन नंबर 5 हो गया। क्वेश्चन नंबर 6 यहाँ पर हम अपना देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या पूछा गया है? हु इंट्रोड्यूस डायआरसी सिस्टम इन बंगाल। डायआरसी सिस्टम मतलब का मतलब होता है सीधा डबल गवर्नमेंट, कुछ इस तरीके से ये सिस्टम होता है। ठीक है दोस्तों, ये फर्स्ट टाइम बंगाल में किसने इंट्रोड्यूस किया था? इसके ऑप्शन देख लेते हैं। रॉबर्ट क्लाइव ने, वॉरेन हेस्टिंग, लॉर्ड वेंसली, जॉन एडम्स। तो दोस्तों इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, रॉबर्ट क्लाइव ने दोस्तों सबसे पहले डायआरसी सिस्टम बंगाल में क्या किया था? इंट्रोड्यूस किया था। और ये किया था 1705 में, और 1705 से 1772 तक दोस्तों ये पावर में रहा था सिस्टम। ठीक है दोस्तों, ये जो थे हमारे रॉबर्ट क्लाइव 1757 से 1760 तक बंगाल के गवर्नर भी रहे हैं। ठीक है, इस सिस्टम के अंदर दोस्तों, ये सिस्टम को थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूँ आपके लिए। इस सिस्टम के अंदर दोस्तों बंगाल को 2 गवर्नेंस के अंदर क्या कर दिया गया था? डिवाइड कर दिया गया था। 2 एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर डिवाइड कर दिया गया था। पहला एडमिनिस्ट्रेशन क्या था? दीवानी, और दूसरा एडमिनिस्ट्रेशन था दोस्तों निजामत। ये 2 हमारे कौन से थे? ये हमारे 2 एडमिनिस्ट्रेशन थे। और दोस्तों इस सिस्टम को ख़त्म किसने किया था? इस सिस्टम को दोस्तों ख़त्म किया था वॉरेन हेस्टिंग्स ने। दोस्तों इस सिस्टम को वॉरेन हेस्टिंग्स ने ख़त्म किया था, और रॉबर्ट क्लाइव ने क्या किया था? इंट्रोड्यूस किया था। इस क्वेश्चन को याद रखिए, बहुत ही अच्छा आपके लिए होने वाला है अगर आप तैयारी कर रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 पूछा गया था, ऑल इंडिया किसान सभा वाज फाउंड इन। ऑल इंडिया किसान सभा दोस्तों क्या थी? थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूँ उसके बारे में भी। ऑल इंडिया किसान सभा दोस्तों ये सबसे पहले क्या था? ये एक किसानों का फ्रंट था। किसका? जो कम्युनिस्ट पार्टी का था। कम्युनिस्ट पार्टी का एक किसान फ्रंट था। ठीक है दोस्तों, इसको किसने, ये जो इसके संस्थापक थे वो कौन थे? शाहजानंद सरस्वती। शाहजानंद सरस्वती इसके क्या थे?
बनाने वाले थे 1936 में शाहजानंद सरस्वती ने इसको फॉर्म्ड किया था। ठीक है दोस्तों, ये मैंने आपको थोड़ा सा बता दिया है। उसके बाद अब देख लेते हैं इसके ऑप्शन, ये कब फॉर्म्ड हुआ था, कब बनाया गया था। तो दोस्तों इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, 1936 को इसको बनाया गया था। किसने बनाया था? शाहजानंद सरस्वती ने 1936 में इसको बनाया था। ठीक है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 7 हो गया। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं हमारा क्वेश्चन नंबर 8। द आइडिया ऑफ ओम्बुड्समैन इज टेकन फ्रॉम विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों आपके लिए। यहाँ पर सबसे पहली बात है, ओम्बुड्समैन का मतलब क्या होता है। दोस्तों ये बहुत ही आपसे एक जुड़ा हुआ शब्द है, जिसे हम क्या कहते हैं? लोकपाल, जिसके लिए बहुत बड़ा आंदोलन हुआ था, हम सभी लोग जानते हैं। लोकपाल दोस्तों ये इसका मतलब होता है। तो हमारी कंट्री ने सबसे पहले या फिर इस आइडिया को किसने फॉलो किया था? तो दोस्तों लोकपाल का मतलब भी मैं आपको बताऊंगा क्या होता है, थोड़ा एक्सप्लेन करूंगा उसको भी। तो सबसे पहले इसको किस कंट्री ने लॉन्च किया था? इसका राइट आंसर है दोस्तों स्वीडन। स्वीडन ने दोस्तों इसको सबसे पहले लॉन्च किया था अपने यहाँ पर। इसका मतलब दोस्तों क्या होता है? इसका मतलब यह होता है कि गवर्नमेंट जो हमारी होती है उसके ऑफिशियल्स पर अगर कोई भी, चाहे वो हमारा एमपी हो, चाहे वो गवर्नमेंट ऑफिशियल्स कोई भी हो, अगर उस पर कोई भी करप्शन का चार्ज लगता है तो दोस्तों उसमें जो हमारे लोकपाल होते हैं, लोकपाल डायरेक्टली इंटरफेयर कर सकते हैं उसके अंदर। इसका मतलब दोस्तों ये था। ठीक है, इसका सिंपली मीनिंग ये था कि उसके अंदर चाहे गवर्नमेंट, वो एक सिटिंग होता है। इसका मतलब मैंने आपको बता दिया। अब इसके मैं आपको बता देता हूँ इसको कौन कौन नियुक्त करता है, कैसे नियुक्त करता है, और इंडिया में इस टाइम ये फर्स्ट जो हमारे लोकपाल थे वो कौन है। तो दोस्तों फर्स्ट लोकपाल मैं आपको बता देता हूँ, इंडिया के फर्स्ट लोकपाल हैं दोस्तों जस्टिस पिनाकी चंद्र घोष। श्री जस्टिस पिनाकी चंद्र घोष इंडिया के फर्स्ट क्या हैं? लोकपाल हैं। और दोस्तों इसको कौन कौन मतलब इनको अपॉइंट करता है? इसका मतलब क्या है दोस्तों, एक कमेटी होती है, इसको मतलब कौन कौन करता है? इस कमेटी के अंदर कौन कौन से होते हैं? पीएम होते हैं, स्पीकर ऑफ लोकसभा होते हैं, लीडर ऑफ अपोजिशन इन लोकसभा होते हैं। ठीक है, जो हमारी अपोजिशन के लीडर होते हैं लोकसभा में, और चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया होते हैं। ठीक है, ये होते हैं। या फिर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया अगर नहीं होते हैं तो फिर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जिसको नॉमिनेट करते हैं वो इसमें पार्टिसिपेट करता है। ठीक है दोस्तों, इस तरीके से लोकपाल का क्या होता है? चयन किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 9 यहाँ पर देख लेते हैं दोस्तों हमारा। द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया कैन डिसॉल्व द लोकसभा बिफोर कंप्लीशन ऑफ टर्म। इसका मतलब क्या है? प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया लोकसभा को भंग कर सकते हैं उसके कार्यकाल से पहले। किसके द्वारा? तो दोस्तों इस क्वेश्चन में ये पूछा गया था। इसका राइट आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, ऑन दी एडवाइस ऑफ प्राइम मिनिस्टर। जो हमारे प्रेसिडेंट होते हैं वो लोकसभा को कार्यकाल के चलते टाइम पर उसको क्या कर सकते हैं? उसको भंग कर सकते हैं। ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर 9 हो गया हमारा। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 10 यहाँ पर दोस्तों देख लेते हैं। हमारा क्वेश्चन नंबर 10, आज का क्वेश्चन नंबर 10 में क्या बताया गया है? क्वेश्चन नंबर 10 में पूछा गया है द प्रोसीजर ऑफ रिमूवल ऑफ वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया विच आर्टिकल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। मतलब वाइस प्रेसिडेंट को हटाने के लिए कौन सा आर्टिकल हमें परमिशन देता है, या फिर कौन सा आर्टिकल बताता है कि वाइस प्रेसिडेंट को हम कैसे हटा सकते हैं। इसके ऑप्शन है दोस्तों यहाँ पर आर्टिकल 67, आर्टिकल 56, आर्टिकल 60 और आर्टिकल 77। दोस्तों इसका राइट आंसर है आर्टिकल 67। ठीक है दोस्तों, इसमें क्या होता है? एक बिल राज्यसभा में पास किया जाता है इफेक्टिवली मेजोरिटी से, और उसी को फिर लोकसभा में भी सिंपल मेजोरिटी के साथ पास कर दिया जाता है। ये किस में आता है? आर्टिकल 67 में। एक और तरीका है वाइस प्रेसिडेंट को हटाने का। इसमें क्या करते हैं? सुप्रीम कोर्ट, अकॉर्डिंग टू सुप्रीम कोर्ट जो भी हमारी होती है वो रिमूव कर सकती है वाइस प्रेसिडेंट को अंडर आर्टिकल 71 के 1 पार्ट में। आर्टिकल 71 के अकॉर्डिंग सुप्रीम कोर्ट भी क्या कर सकती है? वाइस प्रेसिडेंट को रिमूव कर सकती है। ये तो दोस्तों आज के हमारे 10 क्वेश्चन। अगर दोस्तों आपको वीडियो अच्छा लगे या समझ में आए क्वेश्चन तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए और अपने फ्रेंड्स